नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। चर्चा एक तो उस मोर्चेबंदी की करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रही है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में दो तीन मामले ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि किस तरीके से सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए हैं। हालांकि वहां भी एक राजनीतिक षड्यंत्र तो दिखाई देता, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें विपक्ष को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए वो अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसको साध सकते हैं। तो वो जो तीन चार मामले हैं वो क्या हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले उस कवायद की चर्चा कर लेते हैं जो प्रधानमंत्री के खिलाफ चल रही है और जिसमें यह कोशिश है कि उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाए और उसके जरिए एक नैरेटिव गढ़ा जाए और उस नैरेटिव से यह स्थापित किया जाए कि साहब देखिए, संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो कमजोर करने की एक तरह से कहें कि मोदी सरकार साजिश रच रही है। और उसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन को लेकर किस तरह का अभियान चल रहा है, और उन अभियान चलाने वालों में वो पूरा इकोसिस्टम है। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि साहब उसने जनता का जो भरोसा है वो खो दिया है, जनता उसके साथ खड़ी नहीं नजर आती है। लेकिन अब वो हार रहे हैं या हारने की स्थिति में है तो किस तरीके का नरेशन गढ़ रहे हैं। ईवीएम, अभी यूट्यूब पे ही मैं कहीं कार्यक्रम देख रहा था जिसमें सैम पित्रोदा आकर ये नरेशन बना रहे, ईवीएम में चले गए। अच्छा, ईवीएम और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं वो दरअसल ये बताती हैं कि ये जो राजनीतिक दल हैं वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। उनका जो चुनावी गुड़ा भाग है वो कमजोर हो चला है। वो इस पर ध्यान देने की बजाय ये नैरेटिव गढ़ने में लगे हुए हैं कि साहब हम इसलिए हार रहे हैं या हमारे हारने की संभावना है क्योंकि एक तरफ ईवीएम से छेड़छाड़ हो जा रही है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग जो है वो दरअसल अब नरेंद्र मोदी सरकार के इशारे पर काम करने लगा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम वाले मसले में तो चुनाव आयोग ने बुलाया भी था, लेकिन किसी राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं पड़ी, और ये जो ईमानदारी की दुहाई देते हैं, खुद को जो है पढ़ा लिखा करते हैं, ये लोग भी नहीं गए ये साबित करने के लिए। देखिए, ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है। और पित्रोदा साहब जो ज्ञान दे रहे हैं हर जगह, उन्होंने भी मैं कहूं कि उनकी पार्टी ने भी कोई इस तरह की कवायद तो की नहीं। हाँ, अब चुनाव आयोग को लेकर आप ये कहें कि मुझे लग रहा है कि तकरीबन 5-6 महीने पहले की बात होगी, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। वो सुप्रीम कोर्ट की आप ये कहें कि बेंच बैठी थी, खंडपीठ, संविधान पीठ बैठी थी। उसने जो है एक जजमेंट दिया जिसमें यह हुआ था कि नहीं, जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति का ये प्रोसीजर होना चाहिए जिसमें पीएम होंगे, अपोजिशन के नेता, प्रतिपक्ष लोकसभा होंगे और उसमें जो है मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो ये व्यवस्था तब बनाई गई जब केंद्र सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं बुनी थी, लेकिन जब केंद्र सरकार व्यवस्था ला रही है तब इनको अब ये नैरेटिव गढ़ने की कवायद चल रही है कि नहीं 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 साहब, अब तो ये लोग जो है चुनाव आयोग को अपने तरह से चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसलिए इस व्यवस्था को बदल रहे हैं। भाई, व्यवस्था थी ही नहीं, व्यवस्था बनानी थी तो वो सरकार बना रही है, लेकिन कुल जमा यह है कि ये नैरेटिव गढ़ना है, अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग और ईवीएम पर फोड़ना है। यह अकेली कवायद नहीं रही। ईडी को लेकर प्रशांत भूषण ने किस तरीके से अभियान चलाया उससे आप सब लोग वाकिफ हैं। फिर आप देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी सबसे भारी अभियान अगर कोई चला रहा तो उसमें प्रशांत भूषण ही शुमार है। सब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, संविधान पीठ बैठी, अब कोर्ट का क्या निर्णय होगा ये देखने वाली बात रहेगी। और ईडी वाले मसले में आप देखिए, पहले एसके मिश्रा के पीछे पड़े, उसके बाद में क्या हुआ कि नहीं साहब, अब ईडी का जो है वो डायरेक्टर की नियुक्ति का भी एक प्रोसीजर होना चाहिए। बाद में उल्टे पांव भागना पड़ गया। आप देखिए 370 के पीछे पड़ गए,
कि साहब आपने कैसे हटा दिया। और ये जो तमाम चीजें मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल उसके जरिए एक ही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई कि देखिए संविधान को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और संवैधानिक संस्थाएं जो है वो किस तरीके से कंप्रोमाइज हो रही हैं। इसमें सीबीआई को भी घसीट लिया गया। और देखिए ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके समय में सीबीआई को पिंजड़े का तोता कहा जा रहा था। लेकिन अब क्या करिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए कि ये जब इलेक्शन कमीशन वाला मसला आता है तो उसमें यही कहा जाता है ना कि सीबीआई के डायरेक्टर की जिस तरह से नियुक्ति होती है उसी तरह से जो है निर्वाचन आयुक्त की भी होगी, जो अंतरिम व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने की थी। अब यहां आप देखें कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति पर भी सवाल उठता रहा है और खुद नेता प्रतिपक्ष ने उठाया था। लेकिन जब उसी तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के लिए कहता है कि हाँ उसी प्रोसीजर पर चलेगा, तब कहते हैं नहीं सब निष्पक्ष हो जाएगा। यानी इससे एक बात तो स्पष्ट होता है कि दरअसल कुछ एजेंडा है और वो एजेंडा राजनीतिक है। और इसीलिए आप देखिए कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि यहीं से ये अपनी जो है राजनीतिक लड़ाई लड़ सकते हैं। एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने बाकायदे मंच बना लिया है। अभी आप देखिए कि कॉलेजियम पर बहस हो रही है और वो दरअसल जो बहस है वो इस बात को लेकर चल रही है कि जो रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट के जरिए भेजा जाता है या कॉलेजियम के जरिए, उस पर सरकार जो है वो तुरंत निर्णय नहीं लेती, उसको टालती रहती है और सेलेक्टिव हो जाती है। इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट में उठ रही है। और दरअसल इसको लेकर पीआईएल पड़ी और उस पीआईएल पर सुनवाई हो रही है और उसी सुनवाई के दरमियान ये जो नियुक्ति वाला मसला है जजों के, उसको आप एक तरह से कहें कि उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारा कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप देखिए कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है जिसके जरिए जो न्यायमूर्ति हैं उनकी नियुक्ति और स्थानांतरण होता है, इस सिस्टम को लेकर समय समय पर जो संविधानविद हैं वो सवाल उठाते रहे। जैसे फालियस नरीमन, उनका एक बड़ा लंबा आर्टिकल आया था, मुझे लगता है अभी 1-1.5 महीने हुआ होगा। उससे पहले आप देखिए कि जब जो हाई कोर्ट के जज हैं उनका जब ट्रांसफर वगैरह हो रहा था, जैसे दिल्ली का एक मसला है, जब दिल्ली बार काउंसिल ने ही आप धरना दे दिया, हड़ताल कर दिया दिन भर की कि नहीं कॉलेजियम का ये जो है निर्णय ठीक नहीं है। यानी कॉलेजियम के निर्णय और कॉलेजियम पर कई सवाल उठते रहे हैं और उठाने वालों में इसी बिरादरी के लोग रहे हैं। और मुझे लगता है शायद यही वजह है कि पीछे मुख्य न्यायमूर्ति चंचूड़ साहब ने यह कहा था कि हम एक प्रक्रिया अब अपनाएंगे जिसमें तमाम जो जजेज हैं उनकी स्क्रूटनी होगी। अब वो कैसे होगी, क्या होगी, जाहिर सी बात है उसका पूरा प्रोसीजर बाद में आएगा। लेकिन इसको लेकर समय समय पर चर्चा होती रही है कि ये किस तरीके से होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो सबसे बेहतर व्यवस्था है जजों के अपॉइंटमेंट की और फिर उनके ट्रांसफर वगैरह की। लेकिन आप देखें कि इसको भी एक तरीके से लेकर बहस चल रही है और ये जो बहस है, इस बहस में ये बताने की कोशिश हो रही है कि देखिए साहब, सरकार को तो ये भी नहीं ठीक लग रहा है कि इस तरह से जो है जजों की नियुक्ति हो। तो अब ये क्या है, ये एक नैरेटिव ही है। दूसरा आप देखें, अभी आप देखिए कि गवर्नर वाला एक मसला चल रहा है जिसमें केरल के गवर्नर, तमिलनाडु के गवर्नर, पंजाब के गवर्नर, तेलंगाना के गवर्नर, यहाँ एक बात निकलकर सामने आ रही है कि जो गवर्नर साहब हैं वो भाई साहब बिल आ जाता है तो उसको जाने ही नहीं देते हैं, रोक कर रखते हैं। जैसे आप तमिलनाडु वाले मसले में देखिए, तमिलनाडु वाले मसले में गवर्नर साहब को आप एक तरह से कहें कि गवर्नर साहब को लेकर तमिलनाडु की सरकार के बीच बड़ी रसाकसी है और इसको लेकर आप ये समझिए कि यहां तक कहा जा रहा है कि आपके पास जब बिल आ रहा है तो आप बिल जो है वो या तो वापस करिए
देखिए, राज्यपाल के पास जब बिल कोई पहुंचता है, जहां पर दोनों सदन है वहां से पास होकर और जहां एक सदन है वहां से पास होकर, तो चार परिस्थितियां जो है बताई जाती हैं। एक तो ये कि आप उसे पास कर दीजिए, यानी बिल पर हस्ताक्षर कर दीजिए, वो कानून बन जाए। दूसरा, उसे राष्ट्रपति के पास भेज दीजिए। तीसरा, आप उसे वापस भेज दीजिए फिर से, यानी मुख्यमंत्री के पास, विधानमंडल के पास। चौथा, आप उसको अपने पास रोकिए, लेकिन जल्दी से जल्दी जो है उस पर निर्णय ले लीजिए। लेकिन अब रोकिए वाला जो मसला है, यहीं पर बात अटकी हुई है और ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो रोकिए वाला मसला है, इसके जरिए जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर कुठाराघात हो रहा है। और ये उस पर फिर बात ये नहीं रुक रही, बात यहां तक आ जा रही है कि दरअसल ये जो तमाम गवर्नर साहब हैं, जैसे केरल में हो गए तो केरल में गैर भाजपा की सरकार है, तमिलनाडु में गैर भाजपा की सरकार है, तेलंगाना में गैर भाजपा की सरकार है, आप पंजाब चले जाइए गैर भाजपा की सरकार है, आप पश्चिम बंगाल चले जाइए गैर भाजपा की सरकार है। तो यह आरोप लगाया जा रहा है कि साहब जो गवर्नर हैं वो दरअसल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं, यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए कि केंद्र सरकार गवर्नर के जरिए वहां की स्टेट गवर्नमेंट को चलाना चाह रही है। और ये जो है, जो एक संघ, जिसे चूंकि फेडरल स्टेट है, तो ये जो फेडरलिज्म वाला मसला है, संघवाद वाला मसला है, इस पर कुठाराघात हो रहा है। अब देखिए, यह भी एक तरीके का नैरेटिव बुना जा रहा है और इस नैरेटिव में भी यही है कि साहब संविधान जो है वो खतरे में है। अब आप तीसरी चीज देखिए, इसमें अभी आप देखें कि ये वैसे तो ये मामला आप देखिए कि कुछ इस तरीके का है जिसमें एक बारगी लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह से दो मापदंड नहीं अपना रहा है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, अभी जब पंजाब के गवर्नर वाला मसला आया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए, विधान मंडल के जो स्पीकर हैं, या कुल मिला जुलाकर कहा जाए विधान मंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद हो, या फिर आप चले जाएं लोकसभा राज्यसभा, यहां जो स्पीकर और सभापति हैं उनका अपना विशेषाधिकार होता है और उसमें कोई आप कहें कि आप उसमें अड़ंगा नहीं लगा सकते हैं, आप उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हालांकि जब इस तरह की बात पंजाब वाले मसले में निकल कर सामने आई तो बरबस एक सवाल उठा कि राघव चड्ढा वाले मसले में भी तो विशेषाधिकार का ही मसला है, और जब यहां जो है वो स्पीकर ही तय करेंगे तो राज्यसभा वाले में भी तो सभापति ही तय करेंगे। हालांकि उस लिहाज से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा से कहा है कि जाइए बिना शर्त आप जो है माफी मांगिए, समय लीजिए, मिलिए। लेकिन ये जो कुल बातचीत हमने की उसका लबोलुआब इतना है कि एक नरेटिव जो है वो बुनने की कवायद है और उस नरेटिव के इर्द गिर्द एक ही बात बुनने की कोशिश है कि नरेंद्र मोदी जो है वो संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। अब ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, ये दरअसल आप इसे किस तरीके से देखते हैं, आप जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा साझा करें।